So, okay, straight. We will continue the real number of class 10. That is the first chapter, and we are going to start again Euclid division algorithm. Okay. As the name of Euclid division algorithm, here the word division is come. Okay. तो एज द नेम सजेस्ट हैड टू बी डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिवीजन वर्ड आ रहा है। इस डिवीजन वर्ड का मतलब ये है कि हमें इंटीजर को क्या करना है, डिविजिबिलिटी करना है। अभी इसका स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सिंपली स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट सिंपली एज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए can be divided by another positive integer b। जब भी आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को b से डिवाइड करेंगे तो देयर विल बी क्वोशिएंट q आएंगे और रिमाइंडर r आएंगे। तो इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r, जो रिमाइंडर r आता है दैट इज स्मॉलर देन b, जो कि क्वोशिएंट से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, सॉरी डिवीजन से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो r इज ऑलवेज लेस देन डिवीजन एंड द क्वोशिएंट q। ओके, और क्वोशिएंट हमारे पास क्या q बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन द इक्वेशन फॉर्म एज a is equal to bq plus r where the value of r is less than division, that is b, but greater than or equal to 0। स्टूडेंट मैंने बताया था ऑलरेडी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज मेनली हम लोग करते हैं टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग एस्केप फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके आधार पे हम दो एग्जांपल ले रखे हैं। पहला एग्जांपल है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408 and 1032। तो बच्चों आपको करना क्या है, इन दोनों का सिर्फ आपको सिंपल वे में यानी डिवीजन मेथड से आप पहले स्टेप निकाल लीजिए। उन डिवीजन मेथड को जो किए हैं हर एक प्रोसेस को स्टेप में लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल 1032 is greater than the 408. 1032 is greater than 408. So we on applying Euclid division lemma we can write 1032 is equal to 408 into 2 plus 216. Okay, here the remainder is 216, which is not is equal to 0. It means we can't stop the division. We go for the next stage. So in the next stage 408 will become the dividend and 216 will become divisor. So it will go one time and again we will get remainder 192, where which is not equal to 0. In the third stage 216 will become the dividend and it is divided by 192 into 1, we will get remainder 24। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं कि जो आप सिंपल डिवीजन मेथड से किए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप आप यहां से लिख सकते हो। ओके, एंड थर्ड स्टेप इज दिस वन। ओके, अगेन हियर रिमाइंडर इज 24 which is not equal to 0 and the last step is 4। आपके इसके सामने ही बना हुआ है, that is step 4 is क्या है, 192 is equal to 24 into 8 plus 0। here remainder is 0। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया और हमारा एचसीएफ क्या गया 24। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही प्रयोग किया गया है जिसमें हम लोगों ने सिंपली डिवीजन मेथड से निकाला, उनको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। वही हमारा प्रोसेस क्या हो गया, आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ओके, अनदर एग्जांपल है हमारे पास, वी हैव अनदर एग्जांपल that is
so that any positive integer z is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ध्यान रखिएगा हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और वो पॉजिटिव इंटीजर को हमें ऑड फॉर्म में बताना है। किस फॉर्म में? ऑड फॉर्म में। और ऑड फॉर्म कौन कौन होंगे? 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास दिया गया a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दिए गए हैं और लेट b इज इक्वल टू 6। 6 कहां से हमें पता चला? जे के आपको जिस फॉर्म में लाना है उस फॉर्म वाला दिया हुआ है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 यानी 6 को यानी b हमारा क्या होगा? 6 होगा। इसलिए पॉजिटिव इंटीजर a को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन क्यों आ जाएगा? रिमाइंडर r आ जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इज इक्वल टू यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है आपको पता है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6 होता है यानी डिवीजन से छोटा होता है। इसलिए जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r का जो पॉसिबल वैल्यू होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक होंगे यानी 0 से लेके 5 तक होंगे। जब केस 1 यानी जब रिमाइंडर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन जब हम रिमाइंडर r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6q प्लस 0 यानी 6q आएगा हमारे पास। तो 6q को लिख सकते हैं 2 into 3q यानी ये 2 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो किस फॉर्म में होता है? इवन फॉर्म में। तो ये ऑड फॉर्म में नहीं हो गया, इवन फॉर्म में हो गया। ठीक है, जब सेकेंड केस में जब r इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6q plus 1 a इक्वल टू 6q plus 1 जो कि ऑड फॉर्म में है। इसमें 2 कॉमन निकल ही नहीं रहा है तो हमारा ये किस फॉर्म में है? ऑड फॉर्म में। इसी तरह के थर्ड में जब हम r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a हमारा बन जाएगा a इक्वल टू 6q plus 2। इसमें 2 कॉमन निकल रहा है तो समझ लीजिए 2 का मल्टीपल है इसलिए किस फॉर्म में आ गया? इवन फॉर्म में। ये ऑड फॉर्म में था, ये इवन फॉर्म में था, अगेन इवन फॉर्म में आ गया। इसी तरह केस 4 में जब r इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू 6q plus 3। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा जो कि ऑड फॉर्म में ही है। ठीक है, हमारा ऑड फॉर्म भी है। इसी तरह 5 में केस 5 में जब r इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कि कंडीशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू 6q plus 4 जहां 2 कॉमन निकल जाता है और कॉमन निकलने के बाद हम कह सकते हैं कि ये 2 का मल्टीपल है इसलिए इवन फॉर्म में है। लास्ट वन है, लास्ट स्टेप क्या है? जब r इक्वल टू 5 रखेगा तो a इक्वल टू 6q plus 5 बनेगा। ये इक्वेशन जिसमें कोई कॉमन नहीं निकलता है, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है और हम कह सकते हैं कि ये ऑड फॉर्म में है। तो हम ये एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि कोई भी इंटीजर उसको ऑड फॉर्म में होगा तो वो लिख सकते हैं 6q plus 1 में या फिर 6q plus 3 में या 6q plus 5 में। यानी आपका ऑड फॉर्म ये हो गया, डबल मार्क्स में टिक वाला लगा रहे हैं आपके पास, और ये हो गया ऑड और ये होगा ऑड। तो जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑड फॉर्म वाला क्या होता है? कोई भी इंटीजर को लिखा जा सकता है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। So student, our next topic is the fundamental theorem of arithmetic. After Euclid division lemma, the most important topic in the real number, that is the fundamental theorem of arithmetic. Before going to explore about this topic, we have to know about some important terms. For example, composite number and prime number, because these two terms are commonly used in this theorem. Okay, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 से अधिक हो वो नंबर क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 22, 36, 100, 204, 156, 21, 125, ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर के एग्जांपल है। कंपोजिट नंबर इसलिए क्योंकि देखिए 4 का जो फैक्टर क्या क्या होगा? 1 भी है, 2 भी है, 4 है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसलिए कंपोजिट नंबर है।
6 का देखिए कंपोजिट नंबर का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 1 2 3 6 के 4 फैक्टर हो गए, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से आप देखिएगा कोई वो ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। ओके, अगला टर्म जो यूज होता है प्राइम नंबर। आप 7 8 में भी पढ़ते आए हो। से कंपोजिट नंबर के बाद प्राइम नंबर क्या होता है कि वे नंबर जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, और वो क्या क्या फैक्टर हो? खुद हो और 1 हो, 1 इन इटसेल्फ हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 का प्राइम फैक्टर जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा और खुद 2 होगा। 3 का जो फैक्टर होगा 1 होगा और 3 खुद होगा। 7 का भी ऐसे ही है, 5 का भी यही है। इसी तरह जितने भी नंबर ऐसे नंबर जिनका 2 ही फैक्टर हो वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब आते हैं हमारा फंडामेंटल थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्योंकि प्राइम को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, इसके 2 फैक्टर ही होते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो उनको कैसे लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये है कि जब फैक्टर करोगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, जैसे कि 140 का जब आप फैक्टराइज करते हो तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 2 फिर अगेन 2 फिर 5 फिर 7। कि जब भी आप 140 का फैक्टराइज करोगे तो पहले 2 से डिवाइड करोगे छोटा से तो 70 आएगा, फिर कितना आएगा? 35, फिर अगेन 5 तो आ गया 7। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 से भी डिवाइड करोगे, पहले 7 से डिवाइड करोगे। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। या तो वही इसका मतलब यही है कि जब भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको किया जा सकता है फैक्टराइज। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम का क्या यूज है। तो एक बार फिर से हम स्टेटमेंट बता दे रहे हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, यानी प्राइम नंबर के को फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं उसके। ठीक है, प्रोडक्ट का लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी नंबर के क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। और यही कंपोजिट नंबर को जब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में वही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो जब भी फैक्टराइज करेंगे तो या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है भाई? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो यूज है वो मेनली यूज किया जाता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड जो आप लोग 7 और 8 में पढ़े हो, 7 और 8 में जो पढ़े हो उस फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया गया होगा आपको। उसी का यूज होता है, उसी की सहायता से यूज होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीजन से और होता है फैक्टर ट्री। लॉन्ग डिवीजन जैसे कि आप इस तरह से करते हो, 140 2 से 2 से डिवाइड किया तो 70 आया, फिर अगेन 2 से 35 आया, फिर अगेन 5 से तो 7 आया। तो 140 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 into 2 into 5 into 7 मिलेगा। इस तरह फैक्टर ट्री के रूप में अगर करोगे तो 140 को पहले 2 से डिवाइड किए तो 70 आया, फिर 70 का। ट्री का मतलब क्या है? ट्री का मतलब आता है कि ऐसे पेड़ जिसमें शाखाएं निकलती है। तो देखिए यहाँ पे एक पेड़ है 140 का, इसमें 2 शाखाएं मिल गई, एक ये और एक ये। अब ये भी फर्दर ये शाखा है, ये जो ब्रांच है आगे 2 ब्रांच में बंटवारा हो गई। फिर जो 70 को जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ वो 2 और 35 आया, फिर 35 जो ब्रांच है वो फिर से डिवाइड हुआ 5 और 7 में आया। तो इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ओके,
तो दोनों में सेम ही फैक्टर आएंगे। आप देखिए 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, फिर अगेन 2 आ रहा है, फिर अगेन 2 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम मैथमेटिक्स का एग्जांपल क्या क्या। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यूज करना है। तो 96 का देखिए कैसे निकालेंगे। 96 को पहले फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, इसी तरह 404 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 × 101। तो 101 ये प्राइम नंबर है जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जब एचसीएफ निकालने की बात आएगी तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 96 और 404 में 96 और 404 में जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है उनका प्रोडक्ट। तो 2 एक तो 2 कॉमन आ रहा है देखिए, और एक ये 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें 101 है, बाकी में यहाँ 2 2 2 और 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 2 × 2 यानी 2 का होल पावर 2 यानी 4, एचसीएफ 4 आ गया। और इसमें क्या होता है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इनमें सबसे जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको लिया जाता है। तो देखिए इसमें जो 2 का, इसमें 2 पावर कितना है? 2 बार आया, और इसमें 2 को पावर कितनी बार आया? 5 बार आया। इसलिए देखिए 2 × 2 × 2 × 2 यानी इन सबको लिया गया है। फिर 3 देखिए, 3 इनमें से कोई नहीं है, ये 3 आ गया और नहीं है, और इसमें 101, इसमें भी 101 है। ठीक है, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि इन दोनों में कॉमन नहीं, कम से कम कॉमन हो। तो देखिए इसमें 3 कॉमन है, नहीं है, इसमें 1 आया तो इसमें लिया गया है। 101 कॉमन है, नहीं है, लेकिन इसको 101 लिया था, लीस्ट है ना। तो जो लीस्ट कॉमन आया जैसे 2 की पावर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए 2 की पावर 5 यानी 2 × 2 × 5 2 को 5 टाइम्स लिखा गया है, और फिर एक ही बार आया इसलिए 3 लिया गया, और इसलिए एक ही बार आया। इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है? जो आता है नंबर को उनको प्रोडक्ट कीजिएगा तो 9696 आएगा, यही एलसीएम होगा। ठीक है, थैंक यू।